नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, यानी कि मौद्रिक नीति। आज हम जानेंगे मौद्रिक नीति क्या होती है, ये कैसे कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बिना देरी के अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मौद्रिक नीति। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति की बात करें तो इसे इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इसे मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी के अन्य नामों की बात करूं तो इसके दो अन्य नाम और होते हैं। वो कौन कौन से नाम होते हैं? अन्य नामों की बात करूं मैं तो दो और अन्य नाम होते हैं। वो कौन कौन से नाम होते हैं? एक होता है साख नियंत्रण नीति। साख नियंत्रण नीति, साख नियंत्रण नीति को हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, इसे हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और इसके एक और नाम की बात करूं तो इसे हम तरलता नियंत्रण नीति भी बोलते हैं। तरलता नियंत्रण नीति, तरलता नियंत्रण नीति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लिक्विडिटी कंट्रोल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंट्रोल पॉलिसी। अब सर ये क्या होती है, यानी कि मौद्रिक नीति क्या होती है, आप इसे पढ़ा रहे हैं तो ये है क्या? तो ये क्या है कि बाजार में, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में धन की उपलब्धता को, ब्याज दरों को और महंगाई को नियंत्रित करती है। उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। क्या इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये क्यों बनाई जाती है, यानी कि मौद्रिक नीति क्यों बनाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो ये किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की, यानी कि भारत की, अमेरिका की, पाकिस्तान की, चाइना की, ऑस्ट्रेलिया की, बांग्लादेश की, किसी भी देश की आर्थिक नीति होती है। और इस नीति को उस देश का केंद्रीय बैंक कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ठीक है, धन की आपूर्ति, ब्याज दरों, यानी जो ब्याज की दरें होती है ना, जो बैंक किसी भी, आप किसी बैंक से लोन लेंगे तो ब्याज आपसे लेती है, तो जो ब्याज की दरें होती हैं, और महंगाई को नियंत्रित करती है। ठीक है, और महंगाई को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, मौद्रिक नीति क्या करती है, यानी कि जो किसी भी अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को, ब्याज की दरों को और महंगाई को नियंत्रित करती है, उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। यार गर्मी लग रही है। चलो चलो चलो, ठीक है। मौद्रिक नीति के अन्य नाम आपने जान लिए, और इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ब्याज दरों और महंगाई आदि को नियंत्रित करती है, उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। अब सर इसको बनाता कौन है, मौद्रिक नीति को बनाता कौन है? तो मौद्रिक नीति की मैं बात करूं तो इसे एमपीसी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एमपीसी, एमपीसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, हिंदी में इसे हम मौद्रिक नीति समिति के नाम से जानते हैं। मौद्रिक नीति
समिति। ठीक है, मौद्रिक नीति, यहां समिति लिख देता हूं, मौद्रिक नीति समिति के नाम से जानते हैं हम इसे हिंदी में। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे कौन बनाता है, जो मौद्रिक नीति समिति है इसका कौन गठन करता है, इसे कौन बनाता है, तो इसे आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके गठन की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसके द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो एमपीसी होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है, यानी इस कमेटी को कौन लीड करता है, तो इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो जो आरबीआई का गवर्नर होता है, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, जो आरबीआई गवर्नर होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, ये ही इसको लीड करता है। इसमें सर कितने सदस्य होते हैं, अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो इसमें कुल सदस्यों की बात की जाए तो कुल 6 सदस्य होते हैं, कुल 6 सदस्य होते हैं। और वो जो 6 सदस्य होते हैं वो 2 जगह से आते हैं। ठीक है, जो 3 सदस्य होते हैं वो 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्यों में 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, और 3 सदस्य होते हैं वो भारत सरकार के होते हैं, जो वित्त मंत्रालय से आते हैं। ठीक है, 3 सदस्य होते हैं वो कहां के होते हैं, केंद्र सरकार के, यानी कि वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार में जो वित्त मंत्रालय होता है उसके 3 सदस्य होते हैं। गॉट इट, यानी कि एक कमेटी होती है एमपीसी से बोलते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि हिंदी में से क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति का जो गठन है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और आरबीआई जो गवर्नर होता है वो इसका हेड होता है, वो इसे लीड करता है, यानी इसका अध्यक्ष होता है वो आरबीआई गवर्नर होता है। इसमें कुल जो सदस्य होते हैं वो 6 सदस्य होते हैं। इस 6 सदस्यों में से 3 सदस्य वो आरबीआई के होते हैं, और जो 3 सदस्य हैं वो वित्त मंत्रालय के होते हैं। गॉट इट। अगर मैं इसमें बैठक की बात करूं कि इसकी बैठक कब होती है, अगर इसकी बैठक की बात की जाए तो इसकी जो बैठक होती है वो हर 2 महीने पर आयोजित की जाती है। ठीक है, बैठक हर 2 महीने पर आयोजित की जाती है। हर 2 महीने में आयोजित की जाती है। अब इसकी जो बैठक होती है वो बैठक क्यों होती है, उस बैठक में ही ब्याज दरों को तय किया जाता है, धन की उपलब्धता और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये नीति बैठती है और उस पर काम करती है हर 2 महीने पर। ठीक है, तो क्या है, यानी कि हर 2 महीने में आयोजित की जाती है बैठक, हर 2 महीने में इसकी आयोजित की जाती है, और उस पर ब्याज दरों पर चर्चा होती है, देश में महंगाई कंट्रोल कैसे की जाए, या महंगाई अभी है तो इसे कैसे कम किया जाए, उस पर चर्चा होती है। ठीक है, कब होती है, हर 2 महीने बाद। अब मैं इसके अगर उद्देश्य की बात करूं, इसके उद्देश्य क्या है, यानी कि एमपीसी के उद्देश्य, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमपीसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमपीसी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, तो इसका सबसे बड़ा पहला उद्देश्य ये है कि जो ब्याज दरें हैं उन पर ये चर्चा करती है, उन्हें कंट्रोल करती है, जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, महंगाई को नियंत्रित करती है, महंगाई को नियंत्रित करती है। ठीक है, महंगाई नियंत्रित करती है, और ये क्या क्या काम करती है, ब्याज दरों को तय करती है, महंगाई को नियंत्रित करती है, और जो धन की उपलब्धता होती है
उसको भी नियंत्रित करती है, यानी कि धन की जो आपूर्ति होती है उसको भी नियंत्रित करती है कि धन मार्केट में ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। ठीक है, तीसरा आपको पॉइंट याद रखना है, यानी कि धन की आपूर्ति। अब धन की आपूर्ति और इन सबको, महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है, उसकी अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की आपसे बात करूं, तो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे मान लो, यानी कि बाजार में तरलता बहुत ज्यादा है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो पैसा महंगाई कैसे बढ़ाता है, तो पैसे का क्या है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा है, यानी कि तरलता ज्यादा होगी। पैसा व्यक्ति के पास अगर ज्यादा होगा, किसी व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा होगा, तो उसकी तरलता ज्यादा होगी। ठीक है, क्या तरलता ज्यादा होगी। अब मान लो तरलता ज्यादा है, यानी तरलता ज्यादा होने का मतलब पैसा उसके पास ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है। तो जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो उसकी डिमांडें बढ़ेंगी। क्या होगी, डिमांडें, उसकी जो मांग होगी, आलतू फालतू की चीजों भी खरीदने लगेगा जब पैसा जेब में आ जाता है। तो क्या होगा, उसकी जो मांग होगी वो बढ़ जाएंगी, मांगों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी यानी उसके पास पैसा है तो उसकी डिमांडें बढ़ गई, यानी जो चीज वो पहले नहीं खरीदना चाह रहा था, उसके पास पैसा नहीं था, तब वो चीजें नहीं खरीदना चाह रहा था, लेकिन अब उसके पास पैसा है तो वो चीजों को ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो जब ज्यादा चीजों को खरीदेगा तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई होगी, यानी कि इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, क्या है कि महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अब आरबीआई क्या करता है, अब आरबीआई को यह पता चला कि मार्केट में तरलता ज्यादा बढ़ गई है, तरलता यानी कि पैसा लोगों के पास ज्यादा जा रहा है, तो फिर उस जो तरलता लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे कंट्रोल करेगा, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो कैसे कंट्रोल करेगा, यानी कि जो तरलता थी और उसके जो टूल्स थे, उसके जो टूल्स होते हैं ना, जिसे हम CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, तो उन टूल्स की जो ब्याज दरें होंगी, तरलता मार्केट में कैसे बढ़ती है, यानी कि कोई भी बैंक होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोन्स देती है, ऋण बांटती है लोगों को, लोग कर्जा ज्यादा लेते हैं, तो जो लोग ज्यादा कर्जा लेते हैं तो उनके पास पैसा अधिक हो जाता है, यानी पैसा उनकी जेब में आ गया। किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, मेहनत कर रहा है, अपने मजदूरी कर रहा है, डेली खा पी रहा है, तो उसके पास क्या, जितना कमा के लाता था उतना खर्च हो जाता था, लेकिन उसने किसी बैंक से लोन ले ली, तो जब उसने लोन ली तो उसकी जेब में पैसा आ गया, और पैसा आ गया उसकी जेब में तो उसकी मांगे बढ़ गई, मांगे बढ़ गई, यानी कि पैसा आया तो तरलता बढ़ी, पैसे की मांग बढ़ी, और मांग बढ़ी तो फिर किसी भी सामान की मांग बढ़ी तो फिर इन्फ्लेशन हो गया। तो जब इन्फ्लेशन हो जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए फिर सरकार क्या करेगी, यानी कि जो ब्याज दरें होंगी उन्हें बढ़ाएगी, यानी कि आरबीआई, नॉट सरकार, यानी कि आरबीआई। ठीक है, आरबीआई क्या है, ब्याज दरों को बढ़ा देगी, यानी कि जो व्यक्ति ऋण ले रहा था, यानी कि जो कर्जा ले रहा था, वो पहले मान लो 10% पर ले रहा था, अब सरकार ने बढ़ाकर, सॉरी आरबीआई ने बढ़ा करके उसे 15% कर दिया, तो फिर वो भी सोचेगा यार ब्याज बहुत जा रहा है, 1 लाख ले रहा हूँ, 1.5 लाख देने पड़ रहे हैं। तो जब ब्याज बढ़ जाएंगी तो फिर वो कर्जा नहीं लेगा, कर्जा नहीं लेगा तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो उसकी डिमांडें नहीं बढ़ेंगी, और डिमांडें नहीं बढ़ेगी तो फिर प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे, तो महंगाई क्या है, कंट्रोल रहेगी। ठीक है, ठीक है, तरलता मान लो ज्यादा है, यहां पर एक साइन आपको लगाना है तरलता का, यानी कि तरलता बढ़ रही है। यहां मान लो सरकार ने तरलता कम कर दी, तरलता कैसे कम कर दी, ब्याज दरें बढ़ा दी, यानी कि जो ऋण उन्हें पहले, यानी कि जो लोन्स उन्हें पहले 8%, 7%, 5% या 10% पर मिल रहे थे, उन्हें ले जाके उसे 15% कर दिया, तो अब लेने वाला भी सोचेगा कि यार ब्याज बहुत देनी पड़ रही है, क्या ब्याज बहुत देनी पड़ रही है, तो फिर क्या करेगा, यानी कि जो लिक्विडिटी है वो सरकार ने कम कर दी, तो जब लिक्विडिटी कम कर दी तो फिर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि वो लोन्स ही नहीं ले पा रहे महंगाई की वजह से, तो उनकी जो डिमांड से, यानी कि मांग है, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, जो डिमांड से उनकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और जब डिमांड्स कम हो जाएंगी तो बाजार में चीजें बिकेंगी नहीं, और जब चीजें कम बिकेंगी, बाजार में चीजें कम बिकेंगी, तो जो महंगाई होगी वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, महंगाई भी अपने आप कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो वो जो टूल्स थे उन टूल्स को हम समझेंगे, यानी कि CRR, रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, जो टूल्स है उनको अच्छे से हम जानेंगे। ठीक है, तो टूल्स की अगर हम बात करें तो हमारे टूल्स कौन कौन से होते हैं,
मेनली जो टूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ टूल्स, यानी कि उपकरण के प्रकार। उपकरण के अगर प्रकारों की बात की जाए तो हमारे कौन कौन से टूल्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ टूल्स। टाइप्स ऑफ टूल्स की बात की जाए तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? यानी कि क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि इसे हम परिमाणात्मक कहते हैं। क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक, और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव, यानी कि जिसे हम गुणात्मक कहते हैं, ठीक है। अब परिमाणात्मक कौन से होते हैं, गुणात्मक कौन से होते हैं? तो जब हम सीआरआर के बारे में पढ़ रहे होंगे, जब हम बैंक रेट के बारे में पढ़ रहे होंगे, किसके बारे में? बैंक रेट। जब हम रेपो रेट के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जब हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ रहे होंगे, किसके बारे में? रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद हम सीआरआर के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो वो क्या है? ये परिमाणात्मक है, ठीक है। उसके बाद हम एसएलआर के बारे में पढ़ रहे होंगे, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो किस में पढ़ेंगे? परिमाणात्मक में। ओएमओ के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, एमएसएफ के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और एसडीएफ, ये इसके टूल्स हैं, इसके क्वांटिटेटिव यानी कि परिमाणात्मक के। इन सबको पढ़ेंगे तो इन सब से क्या है कि महंगाई कैसे कंट्रोल की जा रही है और लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल की जा रही है, इन सब के बारे में जानेंगे हम। और ये कैसे कैसे कॉमर्शियल बैंक के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करके धन की आपूर्ति को बनाए रखते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं तो इसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो हम एम आर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आर सी यानी कि राइजनिंग यानी कि राइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, करेंसी की। उसके बाद हम डी ए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे बैंक रेट के बारे में। पहला टॉपिक हमारा है बैंक रेट। पहला कौन सा है? बैंक रेट। अब सर ये बैंक रेट क्या होता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट की बात की जाए तो जब कोई भी वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक कौन सी होती है? यानी कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन सी होती है? यानी कि वे बैंक जो हमारे शहरों में, कस्बों में, जिलों में या गांव देहात में खुली होती हैं, उन्हें हम कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। जैसे एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, और एचडीएफसी, बहुत सारी बैंकें जो हमारे जिलों में, गांव देहात वगैरह में खुली हुई हैं, उन्हें हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, यानी कि वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो जब कोई भी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय के लिए पैसे उधार ले लेती है तो हम उसे बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? यानी कि जब जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक, जब वाणिज्यिक बैंक, इसे हम कॉमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक, एक मिनट, बैंक इधर लिखना है यार, साइज नहीं आ रहा है।
ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से, आरबीआई क्या हेड बैंक है देश का, तो आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय के, आरबीआई से लंबे समय के लिए या लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि लिखो, तो लॉन्ग टर्म लिख लो, आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उधार लेती है, ठीक है, पैसे उधार लेती है, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। लंबे समय के लिए कितना, यानी कि 1 साल तक, 1 ईयर। जब 1 साल के लिए कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेती है तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इन टूल्स के जरिए आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करती है, तो वो कैसे नियंत्रित करती है, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल की मैं बात करूं तो क्या है कि जब आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को मान लो 6% पर पैसे उधार दिए थे, यानी कि 6% इंटरेस्ट पर, ब्याज दर थी, जो इंटरेस्ट था वो कितना था, 6% पर दिए, ठीक है। आरबीआई ने किसी भी कॉमर्शियल बैंक को कितने 6% पर दिए। अब कोई भी व्यक्ति लोन लेने गया, कोई भी पर्सन, तो उससे बैंक अब कितने में दोगी, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक होगी वो कितने परसेंट पर इंटरेस्ट देगी, यानी कितने पर लोन देगी, उसे कितने पर लोन देगी, अब 6 पे, तो ओबियसली ये 8-10% पर ही देगी। सपोज मानो 9% पर इसने दिया, तो यहाँ क्या है, ब्याज दर अभी थोड़ी कम है, ब्याज दर कितनी है, कम है। तो हर बैंक ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्जा बांटे। कर्जा क्यों बांटे, क्योंकि इससे ये इंटरेस्ट कमा लेते हैं, बैंक प्रॉफिट में चलते हैं, इन्हें इनकी क्या है, इससे इनकम हो जाती है लोन देने से, यानी कि इन्होंने लोन दिया तो लोन देने से इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ब्याज मिलेगी, तो बैंक को फायदा होगा ना। तो जब बैंक को फायदा होगा तो ये अधिक से अधिक लोन देना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति क्या है, वो भी सोच लेता है कि सस्ते दामों पर मिल रही है, ले लेते हैं। तो जब व्यक्ति लोन ले लेगा यहाँ से, तो सस्ते ब्याज पर ली उसने, तो पैसा तो ले लिया, जब उसने पैसा लिया तो फिर अचानक से उसकी मांगे बढ़ेंगी, क्योंकि पैसा उसकी जेब में आएगा तो उस पैसे को कहीं तो यूज करेगा, घर पे खाने के लिए तो रखेगा नहीं, उसका कुछ ना कुछ काम ही करेगा, यूज करेगा, तो उसकी डिमांडें बढ़ेंगी, और डिमांडें बढ़ेंगी तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि बाजार में चीजों की मांग ज्यादा हो रही है, तो चीजों की मांग जब ज्यादा हो रही है तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर अगली बार आरबीआई क्या करेगा, फिर अगली बार आरबीआई जब किसी भी बैंक को पैसा देगा तो जो ब्याज दरें होंगी वो उसको कर देगा 8%। कितनी कर देगा, 8% कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, बैंक जो आरबीआई वो बैंक को 8% पर, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को 8% पर देगा। अब जो कॉमर्शियल बैंक है वो कितने पे देगा, 12% पर, मान लो 12% पे वो लोन देगा किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है उसे कितने पर देगा, 12% पर। फिर भाई ये भी सोचेगा कि यार मैं कर्जा तो ले रहा हूं लेकिन ब्याज तो बहुत लग रही है, मैं ब्याज कैसे दूंगा, और ब्याज दे भी दूंगा तो मान लो मैंने 10,000 लिए और मुझे 15,000 वापस करने पड़ रहे हैं, तो मुझे फायदा क्या हो रहा है। तो फिर वो एक बार कुछ सोचेगा और लोन लेने से पीछे हटेगा, यानी कि मन नहीं करेगा कि भाई मैं ले लूं, फिर इसे पटाऊंगा कैसे, देनी तो पड़ेगी। तो फिर वो एक बार को चीजों को सोचेगा और ब्याज की देख यानी ब्याज के बढ़ने के कारण ये लोन को नहीं लेगा, और जब नहीं लेगा तो इसकी जेब में मनी नहीं होगा, यानी कि पैसे नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो इसकी जो पहले डिमांड थी, जब पैसा था तब डिमांड थी, अब पैसा नहीं है तो इसकी डिमांडें भी नहीं है, चुपचाप घर पे बैठा है, भूखे पेट बैठा है, तो चुपचाप घर पे बैठा है, इसकी डिमांडें नहीं है। और तो फिर जब डिमांड नहीं होंगी, हर व्यक्ति चीजों को खरीदने से, चीजों को मतलब इग्नोर करेगा, मैं नहीं खरीदना चाहता, तो बाजार में चीजें बिकेंगी नहीं, और बाजार में चीजें नहीं बिकेंगी तो उनके जो रेट होंगे वो अपने आप डाउन हो जाएंगे, महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो आरबीआई क्या करता है, यानी कि ब्याज की दरों को बढ़ा देता है, तो वो महंगाई अपने आप नियंत्रित होने लगती है, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है,
यानी कि जब कोई वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उधार लेती है तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। गॉट इट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कौन सा हमारा, नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। अब हम रेपो रेट को जानेंगे। अगर मैं इसके इंटरेस्ट की बात करूं, एक मिनट, इन रेट की बात करूं तो वर्तमान में इसका रेट क्या है, अगर इसके रेट की बात की जाए यानी कि वर्तमान में इसका रेट क्या है, वर्तमान में इसका रेट है 5.5%। यानी कि कोई भी आरबीआई बैंक किसी भी कॉमर्शियल बैंक को 5.5% की दर पर यानी कि 5.5% ब्याज पर पैसा दे रही है प्रेजेंट टाइम। लेकिन ये रेट फिक्स नहीं होते हैं, फिर कल आप मुझे आके पकड़ लोगे सर आपने ये गलत लिखा है। ये हर 2 महीने पर जो बैठक होती है, हर 2 महीने पर जो बैठक होती है उसमें ये रेट चेंज होते रहते हैं सारे टूल्स के, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, कोई भी हो, इनके रेट हर 2 महीने पर चेंज होते रहते हैं। जब हर 2 महीने पर बैठक होती है तो उसमें इनके रेट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में इसका रेट कितना है, वर्तमान में इसका रेट कितना है 5.50%। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रेपो रेट की। ठीक है, उसके बाद आता है रेपो रेट। दूसरा कौन सा, रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट की बात की जाए तो जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार लेती है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार लेती है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, जब जब कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक यानी कि इसे हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, यानी कि मैं शॉर्ट में सीवी लिखे दे रहा हूं। ठीक है, जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार लेती है यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार लेती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार लेती है तो उससे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कम टाइम के लिए यानी कि मैक्सिमम 14 डेज, यानी कि जब 14 दिन के लिए, एक दिन से लेकर के 14 दिन के लिए पैसा कोई भी बैंक उधार लेती है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं, यानी एक दिन से लेकर के 14 दिन तक। तो इसका भी वही है जो मैंने पिछली बार आपको एग्जांपल बताया था, यानी कि कोई भी बैंक पैसे उधार ले रही है तो आरबीआई ने दिए उसे 6% पर, 6% पर उसे दिए, कॉमर्शियल बैंक ने किसी भी व्यक्ति को लोन वो 6% की जगह पर 9% कर दी, तो बैंक रेट क्या है, कम है, वो महंगाई बढ़ाएगा। अगर आरबीआई को लगता है कि महंगाई बढ़ा रहा है, आरबीआई को लगा कि ये महंगाई बढ़ा रहा है तो अगली बार जो पैसे उस वो उधार मांगेगा तो वो फिर 6% से लेकर के 10% कर दे, 8% कर दे, 9% कर दे, 15% कर दे, वो आरबीआई के मूड की बात है। ठीक है, इसका जो रेट है वो भी वर्तमान में 5.50% है। ठीक है, अगर इसके रेट की बात की जाए तो इसका रेट कितना, प्रेजेंट में रेट इसका कितना है 5.50%। ठीक है, ठीक है, यानी कि कोई भी बैंक यानी कोई भी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेती है तो उसका प्रेजेंट में कितना रेट है, यानी कि 5.50%। गॉट इट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और आता है जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। क्यों नहीं चल रहा भाई, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो तीसरा कौन सा है हमारा, तीसरा है आर आर आर। आर आर आर, आर 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 मूवी नहीं है ये क्या है कि टूल्स है जो महंगाई को नियंत्रित करता है और मॉनेटरी पॉलिसी में अपना और योगदान देता है, यानी कि आर आर आर। ठीक है, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है ये, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है,
रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है सर? रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक, कोई भी जो कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, कौन सा बैंक? कॉमर्शियल बैंक, जो हमारे शहर गांव देहात जिले वगैरह में खुले होते हैं। सेंट्रल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये क्या है? कॉमर्शियल बैंक। तो जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपनी बची हुई पूंजी को आरबीआई के पास वापस जमा कर देता है और उससे इंटरेस्ट कमा लेता है, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वो क्या सर? यानी कि सपोज मान लो कोई भी एक वाणिज्यिक बैंक है और कोई ऐसे दिन आने वाले हैं, आने के आज के बाद, कल का दिन, परसों का दिन, जहां छुट्टी होने वाली है। जैसे मान लो होली की छुट्टी पड़ रही है, दीपावली दीपावली की छुट्टी पड़ रही है, या कोई भी ईद आ रही है, या मान लो सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे को ज्यादा लोग बैंक जाते नहीं है, तो और न ज्यादा टाइम के लिए बैंक खुलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सैटरडे है फिर संडे है, तो बैंक को ये लगता है कि ग्राहक भी ज्यादा आएंगे नहीं, तो उस पैसे को आरबीआई के पास जमा कर देती है और वहां से इंटरेस्ट कमा लेती है। ठीक है, यानी कि जो अपना पैसा होता है उस पैसे को आरबीआई के पास जमा कर देती है और वहां से इंटरेस्ट कमा लेती है। ठीक है, आरआर क्या होता है? यानी कि वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा पूंजी को, ठीक है, अपनी जमा पूंजी को, अपनी जमा पूंजी को आरबीआई के पास, आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जमा कर देती है। आरबीआई के पास जमा कर देती है तो उसे हम आरआरआर कहते हैं। ठीक है, आरबीआई इस पैसे पर वाणिज्यिक बैंक को इंटरेस्ट देती है, यानी कि इससे ब्याज कमा लेती है। ठीक है, वापस कर देती है। क्यों वापस कर देती है? कारण क्यों वापस कर देती है? यानी कि ये इससे क्या है? ब्याज कमा सके। ठीक है, इस पैसे, यानी कि इस पूंजी से, इस पूंजी से, यानी कि कॉमर्शियल बैंक, इस पूंजी से कॉमर्शियल बैंक ब्याज कमा लेते हैं। ठीक है, ब्याज कमा सके। यानी क्या है कि अगर बैंक, मान लो बैंक में पैसा रखा है, अब छुट्टी पड़ेगी 2 दिन की, 4 दिन की, 8 दिन की, तो पैसा रखा ही तो रहेगा और आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपातकालीन काम दे। और उसके बाद क्या है कि जो बैंक पैसे दे रही है उसे तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो पैसा रखा ही तो रहेगा। उससे अच्छा ये है कि पैसे कमा ही लेते हैं, तो उसे हम आर कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसका रेट क्या है? आर का रेट क्या है? आर का जो रेट है वो कितना? 3.5% के करीब है। ऊपर नीचे हो जाए ये रेट तो अपने देख लेना। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाए तो अपने देख लेना। वर्तमान में कितना है? 3.5% इसका रेट है। किसका? आर का। आर समझ में आ गया? यानी कि जब कोई भी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अपनी जो पूंजी होती है उसे आरबीआई के पास रख देती है, तो उसे हम आर कहते हैं, यानी कि रिवर्स कर देती है। रिवर्स से आपको समझ में आ रहा होगा, आरबीआई से अपने लिए लेकर ना उल्टा आरबीआई को दे देती है। रिवर्स, रिवर्स समझ आ रहा होगा। यानी कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या था कि वहां बैंक अपने लिए पैसा ले रहे थे आरबीआई से, यहां बैंक उल्टे आरबीआई को पैसा दे देते हैं, तो उसे हम आर कहते हैं, यानी कि रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। गॉट इट? आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है CRR। ठीक है, क्या था? CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। सर ये CRR क्या होता है? तो इसी को बताएंगे हम।
CRR क्या होता है? यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक होती है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक होती है, उससे अपने कुल जमा पूंजी का, यानी कि टोटल NDTL का, यानी कि कुल नेट डिपॉजिट का कुछ हिस्सा RBI के पास रखना होता है। क्यों रखना होता है? इसलिए रखना होता है कि भविष्य में बैंक कभी भी संकट में है या दिवालिया होने की स्थिति में है तो उसे बचाया जा सके। ठीक है, तो उससे क्या है, RBI इसकी मदद कर देगा। जो पैसे वो लेगा वो इसकी मदद के लिए पैसे ले रहा है। संकट की स्थिति में बैंक है, अब दिवालिया होने की स्थिति में बैंक है, तो RBI उस पैसे को वापस कर देगा और बैंक अपने संकट से बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसको हम CRR कहते हैं, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये सर, तो फिर इस पर मतलब इंटरेस्ट मिलता है? इंटरेस्ट नहीं मिलता। यानी कि CRR जो RBI लेती है वो हर बैंक से लेती है, हर वाणिज्यिक बैंक से लेती है। तो हर वाणिज्यिक बैंक से पैसे जो लेती है उस पर इंटरेस्ट नहीं देती है, यानी कि ब्याज नहीं देती है। ठीक है, ब्याज दर ये, यानी कि जो ब्याज है वो RBI इन बैंकों को नहीं देती है उस पैसे का, लेकिन RBI खुद भी यूज नहीं कर सकती। CRR का पैसा होता है उसे RBI यूज नहीं कर सकती, और जो CRR का पैसा होता है उस पर ब्याज भी नहीं देती, यानी कि वो सीधा पैसा बैंक से लिया और अपने पास केवल रख लेती है, ताकि भविष्य में बैंक करप्ट हो रहा हो या संकट की स्थिति में हो तो उसे बचाया जा सके। गॉट इट? CRR की हम बात करें तो CRR का जो सिद्धांत था, यानी कि CRR के बारे में जिन्होंने सबसे पहले बताया था, इसका जो आइडिया दिया था, उनका नाम था J.M. कीन्स। ठीक है, J.M. कीन्स ने इसके बारे में क्या है चीजों को बताया था, और इसको जो सबसे पहले लागू किया था वो अमेरिका के जो केंद्रीय बैंक था अमेरिका का, यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक ने इसको सबसे पहले अपने यहां पर लागू किया था। गॉट इट? वर्तमान में जो रेट है CRR का वो कितना 4% है। ठीक है, CRR क्या होता है? CRR की बात करें तो जब RBI बैंक किसी भी कॉमर्शियल बैंक से उसकी कुल जमा पूंजी का 4% हिस्सा अपने पास जमा करा लेती है तो उसे CRR कहते हैं। ठीक है, क्या है? यानी कि जब RBI किसी कॉमर्शियल बैंक से उसकी कुल जमा पूंजी में से कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा अपने पास जमा करा लेती है। ठीक है, जमा करा लेती है तो उसे हम CRR कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम CRR कहते हैं। यानी कि जब RBI किसी कॉमर्शियल बैंक से उसकी कुल जमा पूंजी में से कुछ हिस्सा अपने पास जमा करा लेती है तो उसे हम CRR कहते हैं। CRR वर्तमान में कितना है प्रेजेंट में? अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में ये कितना है, इसका रेट कितना है? रेट ही मान लो इसे, यानी कि RBI अपने पास इसे जमा कराने की बोलता है कि जो तुम्हारे पास कुल पूंजी है, यानी कि कुल पैसा है 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, कितने भी हैं आपके पास, 200 करोड़, उसका 4% हमें दे दो। ठीक है, उसका 4% हमें दे दो। इस पर हम आपको न ब्याज देंगे और ना हम इसका यूज खुद करेंगे, हम इसका यूज खुद भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसका यूज RBI खुद भी नहीं करती है। ठीक है, नोट डाल के लिख लो, चल क्यों नहीं रहा, एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो, इस पैसे का RBI न यूज करती है न इस पर ब्याज देती है। ठीक है, इस पूंजी को RBI खुद उपयोग नहीं करता है। ठीक है, खुद उपयोग नहीं करता और ना ही, ठीक है, और
और ना ही इस पर इंटरेस्ट देता है, और ना ही इस पर इंटरेस्ट देता है। ठीक है, इस पर ना ही इंटरेस्ट देता है और ना ही इसे खुद उपयोग कर सकता है। इस पूंजी को आरबीआई खुद उपयोग नहीं करता है, नहीं करता है, और ना ही इस पर इंटरेस्ट देता है किसी भी कॉमर्शियल बैंक को। गॉट इट। अगर मैं सीआरआर की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत थी वो कहां हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, सीआरआर का विचार किसने दिया था? सीआरआर का विचार एक अर्थशास्त्री थे। सीआरआर का विचार एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जे.एम. कीन्स। ठीक है, सीआरआर का विचार जे.एम. कीन्स ने दिया था। ठीक है, जे.एम. कीन्स ने दिया था। ये एक इकोनॉमिस्ट थे। और इसका उपयोग किसने किया था? सीआरआर का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका उपयोग अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने किया था। ठीक है, इसका उपयोग अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने किया था। अमेरिका के केंद्रीय बैंक, अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन सा है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, यानी केंद्रीय बैंक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। किसका यूज किया था? सीआरआर का सबसे पहले यूज किसने किया था? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। इसका विचार किसने दिया था? विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? जे.एम. कीन्स। ये याद रखना है आपको। इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ये पूछ लिया था। ये उपयोग सबसे पहले अमेरिका ने किया था सीआरआर का। सीआरआर का रेट वर्तमान में कितना है? 4%। ठीक है, इस पैसे को, सीआरआर को जो पैसा होता है उसे आरबीआई खुद उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं पैसा ले लिया और खुद यूज कर रहा है। ठीक है, और ना ही इस पर इंटरेस्ट देता है, यानी कि ब्याज भी नहीं देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे एसएलआर। एसएलआर क्या होता है सर? एसएलआर की अगर बात करें तो एसएलआर क्या होता है? अब हमारा कौन सा है? 5 नंबर है ना, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर की फुल फॉर्म की बात की जाए तो उसे हम स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से इसे जाना जाता है। अब सर ये एसएलआर होता क्या है? अगर मैं एसएलआर की बात करूं तो जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने कुल एनडीटीएल यानी कुल जमा पूंजी का 18% हिस्सा अपने खुद पास रखना होता है तो उसे हम एसएलआर कहते हैं। ये आरबीआई का एक नियम है, आरबीआई का ये लॉ है। यानी कि आरबीआई ये कहता है कि हर कॉमर्शियल बैंक यानी कि हर वाणिज्यिक बैंक को अपने कुल जमा पूंजी राशि का कुछ हिस्सा अपने पास हर वक्त रखना होगा। क्योंकि क्या होता है कि हर बैंक ये सोचता है, ये चाहता है कि मैं अधिक से अधिक कर्जा बांटूं। ठीक है, अधिक से अधिक मैं कर्जा बांटूं। तो जब अधिक से अधिक कर्जा बांट देगा तो वो बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ा देगा। तो लिक्विडिटी को रोकने के लिए आरबीआई हर कॉमर्शियल बैंक से ये बोलता है कि जो तुम्हारे पास कुल पूंजी जमा है, कुल पूंजी यानी कि 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 500 कितने भी पैसे हैं, उसका 18% आपको खुद रखना होगा। तो जब 18% पैसा अपने पास रख लेगा कोई भी वाणिज्यिक बैंक और 4% उसने सीआरआर से ले लिया तो कितना हो गया? सॉरी, ये 4.5% था। एक मिनट, ये रेट कितना है? ये 4.5% है। ठीक है, यहाँ मुझसे मैं भूल गया, फ्लो में गलती हो जाती है। ये 0.5 लगाओ यहाँ पे। ठीक है, तो कितना? 4.5%। तो ये हो गया सीआरआर और 18% एसएलआर हो गया। अब ये कितना हो गया? टोटल करीब 22-23% हो गया। तो ये 22-23% हर बैंक का बैंक के पास ही रह गया। तो फिर कर्जा बांट कितना पाएगा? कर्जा अब उसमें से कुछ को कैश भी होगा वो भी तो देगा,
उसके बाद जो पैसा बचा वो बांट पाएगा। तो उससे क्या है कि जो फ्लो ऑफ मनी यानी कि लिक्विडिटी है वो बाजार में ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, बाजार में लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होगी। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इस तरह के कड़े कानून को अपनाता है, जिसे हम एसएलआर कहते हैं। यानी कि 18% पैसा यानी कि कुल जमा पूंजी का 18% पैसा हर कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होगा, जिससे क्या है लोन्स ज्यादा नहीं बांट पाएंगे। हर बैंक ये सोचता है कि मैं लोन बांटू तो इंटरेस्ट कमाऊं, लेकिन उसने ये नियम डाल दिया कि तुम 18% पैसा हर वक्त अपने पास रखोगे। जब भी आपके पास पैसा देखा है तो 18% तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्यों रखा जाता है मैंने बता दिया आपको, यानी कि लिक्विडिटी को रोकने के लिए, यानी कि महंगाई ना बढ़े इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो एसएलआर क्या होता है? एसएलआर क्या होता है? यानी कि कुल जमा पूंजी का 18% हिस्सा हर बैंक को अपने पास रखना होता है, उसे हम एसएलआर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी, ठीक है, हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा पूंजी का, ठीक है, कुल जमा पूंजी का 18% हिस्सा यानी कि 18% मनी यानी कि हिस्सा अपने पास रखना होता है हर वक्त, उसे हम एसएलआर कहते हैं। गॉट इट? क्या? यानी कि हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा पूंजी का 18% हिस्सा अपने पास रखना होता है, तो उसे हम एसएलआर कहते हैं। ठीक है, कितना? 18%, उससे हम एसएलआर कहते हैं। तो ये क्यों रखा जाता है? कि मार्केट में लिक्विडिटी को रोका जा सके, क्योंकि इससे क्या है बहुत सारी इन टूल से क्या है बहुत सारी जो कमियां होती हैं मौद्रिक यानी कि महंगाई को से संबंधित होती हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एसएलआर हो गया। अब देखो यहाँ 18% पैसा क्या है बैंक को अपने पास रखवा लिया है, 4% पैसा एसएलआर में ले लिया गया है, और उधर महंगाई को भी बढ़ा दिया है। यानी कि कितने कम आरबीआई को करने पड़ते महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, आज हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।